31 मार्च 1909 ये वो दिन था जब बेलफास्ट में व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने एक लग्जरी विशाल जहाज आरएमएस टाइटैनिक को बनाना शुरू किया। इस जहाज को बनाने में 3000 लोगों की टीम लगी हुई थी, जिसे सिर्फ 26 महीने यानी 31 मार्च 1911 तक पूरा बना दिया गया। लेकिन इसकी चिमनियां लगाने और डेकोरेशन का काम 2 अप्रैल 1912 में खत्म हुआ। 40,000 टन वजन, 882 फीट लंबाई, 92 फीट चौड़ाई और 175 फीट ऊंचाई वाला टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल समुद्री जहाज था। दोस्तों, ये जहाज इतना सेफ था कि इसे उस समय अनसिंकेबल भी माना जाता था, यानी कि कभी न डूबने वाला जहाज। इसमें 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस, एक लाइब्रेरी, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर शॉप, एक जिम, एक स्क्वैश कोर्ट, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ जैसे सुविधाएं मौजूद थी। इसमें लगे स्टेन ग्लास विंडो और ऑर्नेट वुड पैनलिंग इसको उस समय और ज्यादा लग्जरियस बना देता था। दोस्तों, टाइटैनिक में लगे 4 चिमनी में से सिर्फ 3 चिमनी ही काम कर रही थी, जबकि चौथा चिमनी सिर्फ डिजाइन के लिए बनाया गया था। उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन का खर्चा हुआ था, जिन्हें अगर आज के हिसाब से देखें तो ये कीमत करीब $400 मिलियन तक होगी। इतनी बड़ी कीमत और उस समय की सबसे बेहतरीन टेक्निक से बना ये जहाज को देखने के लिए 1 लाख से भी अधिक लोग इकट्ठा हुए थे। 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकला। दोस्तों, इस जहाज के कमांड संभाले थे 62 साल का सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ और उनके साथ टाइटैनिक के चीफ ऑफिसर हेनरी वाइल्ड, विलियम मर्डोक और दूसरे अधिकारी चार्ल्स लाइट और कई सारे ऑफिसर्स मौजूद थे। टाइटैनिक जहाज पर 908 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल पैसेंजर की संख्या करीब 2223 थी। दोस्तों, सभी पैसेंजर अपनी कोई न कोई मकसद से टाइटैनिक पे सफर करने के लिए गया था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये अनसिंकेबल जहाज अपनी पहले ही सफर पर डूबने वाला है। दोपहर के करीब 12 बजे थे और टाइटैनिक का सफर शुरू हो गया था। टाइटैनिक साउथहैम्पटन स्टेशन से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी कैप्टन स्मिथ ने मर्डोक को टाइटैनिक की रफ्तार बढ़ाने का आदेश दिया। इस जहाज को अपनी पहले ही जर्नी को सिर्फ 6 दिन में पूरा करना था, ताकि एक नया रिकॉर्ड बना सके, यानी कि सबसे तेज जहाज होने का दर्जा मिल सके। इसीलिए वो हर हाल में न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचना चाहते थे। 13 अप्रैल तक का मौसम काफ़ी सुहाना था, लेकिन उसके अगले दिन से ही मौसम का रुख तेज ठंडी हवा और लगभग 2.5 फीट ऊंची लहर के साथ बदल चुका था। कैप्टन स्मिथ को जहाज के रास्ते में 6 बड़े आइसबर्ग की चेतावनी पहले ही दी गई थी और इसके साथ उनको जहाज को धीरे चलाने का निर्देश भी दिया गया था, पर कैप्टन और उनके टीम ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए जहाज की रफ्तार को कम नहीं किया। 14 अप्रैल 1912 टाइटैनिक अब अटलांटिक महासागर में काफ़ी दूर तक पहुंच गया था। रात के 11:39 में फ्रेडरिक फ्लीट नाम का ये बंदा अचानक देखता है बड़ा सा बर्फ का पहाड़। फिर वो फ़ोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर्स को और इस आइसबर्ग के बारे में संदेश देता है। ये बात सुनते ही फर्स्ट ऑफिसर मर्डोक ने तुरंत टाइटैनिक को लेफ्ट की ओर मोड़ने का आदेश दिया और इसे लेफ्ट की ओर मोड़ा भी गया, पर अनफॉर्चुनेटली टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने में सिर्फ 37 सेकंड की दूरी पे था, जो कि काफ़ी नहीं था। जिसके बाद 11:40 में टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग टाइटैनिक के फ्रंट के राइट साइड में टकराने की वजह से वहाँ एक बड़ा सा होल हो गया और फिर टाइटैनिक के कंपार्टमेंट में पानी भरना शुरू हो गया। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि टाइटैनिक में कुल 16 कंपार्टमेंट थे। इस जहाज को ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि अगर जहाज के 4 कंपार्टमेंट भी पानी से भर गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आगे चलता रहेगा। पर दुख की बात यह थी कि उस दिन टाइटैनिक के 6 कंपार्टमेंट में पानी भर चुके थे, जो कि डूबने के लिए काफ़ी था। टकराने के 20 मिनट के बाद यानी कि 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स को संदेश देते हैं कि रेडियो के थ्रू डिस्ट्रेस कॉल भेजने को। फिलिप्स ने बहुत बार सिग्नल भेजा, पर कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन 20 मिनट के बाद यानी कि 12:20 में पीएमएस कारपेथिया नाम का जहाज इस सिग्नल को पकड़ लेता है, जो कि टाइटैनिक से करीब 107 किलोमीटर की दूरी पे था। इस सिग्नल को पाते ही कारपेथिया जहाज ने अपने जहाज को मोड़ लिया टाइटैनिक को बचाने के लिए, पर यह टाइटैनिक से इतनी दूरी पे था कि इसे पहुंचने में करीब 3 से 3.5 घंटे का समय लग जाता। इसी बीच बाकी क्रू मेंबर्स रॉकेट और फ्लेयर्स को हवा में छोड़ने लगे ताकि कोई आसपास के शिप उन्हें बचाने के लिए आ सके, पर कारपेथिया जहाज को छोड़कर बाकी कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसी दौरान कैप्टन स्मिथ लाइफबोट को उतारने का ऑर्डर देते हैं, पर दुख की बात यह थी कि टाइटैनिक पर 64 लाइफबोट आ सकती थी, लेकिन जहाज पर सिर्फ 20 लाइफबोट ही मौजूद थी, जो कि 2223 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए काफ़ी नहीं था।
इनमें से कई नौका में पूरी क्षमता से लोग नहीं बिठाए गए थे। पहली नौका में 28 लोग थे, जबकि जगह उसमें 65 लोगों की थी। देखते ही देखते इस जहाज पर सवार यात्रियों में अफरा तफरी फैल गई, जो कि स्वाभाविक था। टाइटैनिक के कर्मचारी बाकी सभी यात्रियों को लाइफ बोट के तरफ जाने में मदद कर रहे थे, जिसमें प्रोटोकॉल के अनुसार पहले महिलाओं और बच्चों को नौका में बिठाया गया। इस दुख के घड़ी में टाइटैनिक के म्यूजिकल बैंड अपने म्यूजिक और संगीत से लोगों का हौसला बढ़ाने में लग गए थे। वालेस हार्टले की अध्यक्षता में जहाज के मेन हॉल में म्यूजिक बजता था, पर उस दिन वो अपनी टीम के साथ टाइटैनिक के डेक पर बहादुरी दिखाते हुए म्यूजिक बजा के बाकी यात्रियों का हौसला बढ़ा रहे थे। मगर अंत में हार्टले और उनकी टीम टाइटैनिक के साथ साथ समंदर में समा गए। 2:05 में आखिरी लाइफ बोट को उतारा गया, पर अभी भी जहाज में 1517 लोग मौजूद थे। धीरे धीरे टाइटैनिक के हर कंपार्टमेंट में पानी भरना शुरू हो गया, जिसे टाइटैनिक की आगे का हिस्सा नीचे की ओर झुकने लगा और पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया, जिस कारण से टाइटैनिक 2:20 में 2 टुकड़ों में टूट गया और 1517 लोगों के साथ गहरी समंदर में डूब गया। जहाज डूबने के बाद काफ़ी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, पर पानी का तापमान -2 डिग्री होने की वजह से उनकी जान अधिक समय तक नहीं बच सकी, क्योंकि इतने तापमान में कोई भी साधारण व्यक्ति केवल 20 मिनट तक ही जीवित रह सकता है। करीब 4 बजे पहुंचता है कारपेथिया जहाज, जो कि बहुत लेट हो चुका था। शोधकर्ताओं के अनुसार 706 लोगों को ही बचाया जा सका, जबकि 1500 से अधिक लोग अपने जान गंवा दिए। बचने वालों में से 60% फर्स्ट क्लास के पैसेंजर थे, 42% सेकंड क्लास के पैसेंजर और 25% थर्ड क्लास के पैसेंजर थे। टाइटैनिक जहाज जब डूबी थी तब 2 महीने की मिलविना डीन नाम की एक बच्ची को बचा लिया गया था, जिसकी मौत 31 मई 2009 को 97 वर्ष की उम्र में हुई है। यही एकमात्र टाइटैनिक जहाज की आखिरी यात्री थी। टाइटैनिक डूबने के बाद इसे ढूंढने में 70 साल से भी अधिक समय लगा था, यानी कि 1985 में इस जहाज को एक सबमरीन के द्वारा ढूंढा गया, जो कि समंदर के 3800 मीटर की नीचे पाई गई। इस जहाज के 2 टुकड़े पाए गए, जो कि एक दूसरे से 600 मीटर की दूरी पे थे। दोस्तों, हादसे के बाद जब इंक्वायरी किया गया तब ये पता चला कि टाइटैनिक के रवाना होने से पहले ही टाइटैनिक में रखे कोयले में आग लग गई थी। टाइटैनिक रवाना होने से पहले लिए गए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इसके नीचे के हिस्से में बड़ा सा काला धब्बा दिखाई दे रहा है। कमाल की बात यह है कि ये आग लगभग 3 हफ्ते से जल रही है और इस पर किसी की नज़र ही नहीं गई। दोस्तों, आग लगने की वजह से जहाज का उस हिस्सा कमजोर हो गया था और बाद में आइसबर्ग जहाज के उसी हिस्से में ही जा टकराया। इसी इंक्वायरी में और एक बात पता चला कि उस समय टाइटैनिक में दूरबीन नहीं था, क्योंकि जिस ऑफिसर के द्वारा दूरबीन से नज़र रखी जाती थी उसे रवाना होने से पहले दूसरे जहाज में शिफ्ट कर दिया गया था और गलती से उस दूरबीन के लॉकर की चाबी उस कर्मचारी के पास रह गई थी और इसीलिए नए कर्मचारी को दूरबीन नहीं मिल पाया, जिसे जहाज के सामने आने वाली रुकावटों को अपनी खाली आंखों से देखना पड़ा और ये हादसा हो गया। जब टाइटैनिक के डिजाइनर्स को इनसफिशिएंट लाइफ बोट का रीजन पूछा गया तब ये पता चला कि टाइटैनिक का जो सुंदरता थी वो इस लाइफ बोट की वजह से छिप जा रही थी, इसीलिए ज़्यादा लाइफ बोट टाइटैनिक में नहीं रखा गया था। वार्निंग मिलने के बाद भी जहाज को स्पीड से चलाना और सफिशिएंट लाइफ बोट ना होने की वजह से अनसिंकेबल जहाज भी अपने पहले ही सफर में डूब गया। अगर इस गलतियों को उस समय ध्यान दिया गया होता तो 1500 से अधिक लोग उस दिन अपने जान नहीं गंवाते और टाइटैनिक अभी भी हमारे बीच मौजूद होता। आई होप आज के वीडियो में आप सभी को कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे हर वीडियो का पहले देख सकें।